दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस की क्लास लेकर हाजिर हूं। जीएस की क्लास जिस तरह से मैं आप सभी को दे रहा हूं ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी तक क्या होता था दोस्तों कि हम लोग जीएस में आते हैं ना, कभी मैराथन के नाम पे, कभी महा मैराथन के नाम पे, कभी स्पेशल क्लास के नाम पे चीज़ें पढ़ते रहते हैं। लेकिन समझदारी इस बात में है कि पहले हम ये देखें कि हमारे परीक्षा में प्रश्न का पैटर्न कैसा आता है, किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे की 2 क्लास नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंस और प्री परीक्षा में पूछे गए सवालों को। जो 2021 में पूछा गया था सवाल वो देखेंगे। एक्चुअली मेरा मानना है ना कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को देख लेते हैं, फिर हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस लेवल का सवाल पढ़ना चाहिए। सर ये जो आपकी स्क्रीन पर ये सारे सब्जेक्ट के नाम लिख रहे हैं, भौकाल है क्या? इसी को भौकाल कहते हैं। ठीक है, भौकाल इसलिए दोस्तों कि अपनी एक क्लास में इन सभी विषयों पर हम डिस्कशन करते हैं। सर ये तो संभव है नहीं। ठीक है, ऐसा बड़ी बड़ी बातें लोग बड़े बड़े करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप साथ में जुड़िए। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं दिखाई देता हूं आपको। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है, इसी तरह से मिडावल का सवाल करेंगे, इसी तरह से मॉडर्न का सवाल करेंगे। सिंपल सी बात है, हर चैप्टर से संबंधित जो भी स्पेशल सवाल होंगे, स्पेशल का जो आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जुड़ते साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए और अलग अलग परीक्षा के लिए कोर्स भी लॉन्च किए गए। ठीक है, आप चाहें तो आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारी टीम दोस्तों किताबों पर काम करना शुरू कर दी है, तो आप चाहें तो एक किताब भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल जो मैंने चूज किया दोस्तों वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया था। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पिछले कई दिनों से, आज तीसरा दिन है हमारा, और कई दिनों से दोस्तों मेंस एग्जाम में ही देख रहे हैं। एक्चुअली मेंस 2021 में इतने सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से आए हैं। ठीक है, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए। यहां पर आपको सूची सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों स्थल दे रहा है, दूसरी तरफ संबंधित तीर्थंकर दे रहे हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और अंतिम में महावीर जी का नाम आता है। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि किस तीर्थंकर का संबंध किस स्थान से था। उसी के लिए दोस्तों मैंने एक यहां पर रख दिया। तो देखिए पहले नंबर पर वहां श्रावस्ती दे रहा है। श्रावस्ती वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। एक सवाल यह भी आता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? ठीक है, एक सवाल यह भी आता है कि गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहां पर दिया था? तो याद रखेंगे सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। इतना उपदेश पाने के बावजूद भी याद रखेगा श्रावस्ती में साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है दोस्तों वो न्यूनतम है। कितना दोस्तों? न्यूनतम। नीचे से पहला स्थान है, श्रावस्ती का नीचे से पहला स्थान है। इसी प्रश्न से जोड़कर आप इसे भी याद रख सकते हैं। आइए यहां हम बात करते हैं श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर कौन थे। तो याद रखिएगा तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे, इनका नाम था दोस्तों संभवनाथ। क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था संभवनाथ। इनका संबंध दोस्तों श्रावस्ती से। जैसे आपने कहा कि उपदेश की वजह से ये न्यूनतम साक्षरता दर है, ये असंभव है, तो ये ऐसा असंभव से संभव पैदा कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक स्थान दोस्तों काकंदी, ये काकंदी में दोस्तों कौन थे? तो काकंदी में 9वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका नाम था दोस्तों सुविधिनाथ। क्या था दोस्तों? उनका नाम था सुविधिनाथ। ठीक है, इसी तरह से अयोध्या में दोस्तों जो पहले तीर्थंकर दे रहा है ऋषभ देव जी, इनका संबंध है। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जी। ठीक है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है, तो इनका संबंध हो जाएगा। और पाभोशा से संबंध किसका है दोस्तों? 6वें नंबर पे थे दोस्तों पद्म प्रभु। कौन थे दोस्तों? पद्म प्रभु। तो ये हो जाएगा। अब मैच करा लीजिए दोस्तों। श्रावस्ती कहता है संभव के बारे में। ठीक है, काकंदी, अच्छा सबसे आसान जो अयोध्या था दोस्तों, अयोध्या संबंध दोस्तों ऋषभनाथ जी का हो गया, पाभोसा से पद्म प्रभु हो गया, और काकंदी से सुविधिनाथ का हो गया। ये आप याद रखेंगे। तो उत्तर क्या बन जाएगा? पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा, चौथे का 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक सवाल दोस्तों और यहां पे आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, कि सुविधिनाथ का एक और नाम है, ये आपसे पूछता है। तो सुविधिनाथ को दोस्तों पुष्पदंत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्पदंत
भी कहा जाता है, ये स्टार लगा के दोस्तों आप पढ़ लीजिए। ये सवाल भी अक्सर करके पूछता है परीक्षा में, तो पहले से पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा और अच्छी तैयारी रहेगी तो बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, फिर से मेंस एग्जाम का सवाल है। ठीक है, और ये सवाल मिडावल हिस्ट्री का सवाल, अभी इसके पहले प्राचीन का कवर किया, ये मध्यकालीन इतिहास का सवाल है। सवाल क्या था कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर मस्जिद एक बनी है दोस्तों, जिसका नाम है किला ए कुहना। इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? ठीक है, इसका निर्माण हुमायूं ने कराया था, या फिर शेरशाह सूरी ने कराया था, अकबर ने कराया था, शाहजहां ने कराया था। देखिए, जितने तुक्का स्पेशल वाले बच्चे होंगे, तुक्का वाले क्या समझेंगे, लाल किला देखते ही तुरंत क्या कर दिया, ये कर दिया, डी ऑप्शन कर दिया, या फिर किसने कर दिया, तुक्का वाले अकबर भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहां पे जो सही उत्तर है यह दोस्तों शेरशाह सूरी। ये मस्जिद जो बनी किला कोहना किसने बनवाया है? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, ये पहला सवाल। ठीक है, एक सवाल और देखिए, अकबर यहां दिया ऑप्शन में, तो अकबर से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा है दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो याद रखेगा, इसे अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, किसने समाप्त किया था दोस्तों? इसे अकबर ने समाप्त किया था। एक सवाल आता है कब समाप्त किया, ये भी आता है दोस्तों कि कब समाप्त किया। तो देखिए कब किया, तो याद रखेगा दास प्रथा का अंत उसने किया था 1562 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा कर का अंत कब किया था दोस्तों? 1563 ईस्वी में। इसी तरह से जजिया कर को उसने कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। कब किया था? 1564 में। सीरियल नंबर से है 62, 63 और 64। ठीक है, ये अकबर के द्वारा अलग अलग चीजों को समाप्त किया गया समाज को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये पूछ देता दोस्तों कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ठीक है, जजिया कर दोस्तों किसने लगाया था? तो याद रखेगा, ये लगाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों लगाया था। कब लगाया था दोस्तों, ये भी सवाल आ जाता है। तो इसने लगाया था 712 ईस्वी में। कब लगाया था दोस्तों? 712 ईस्वी में लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। खैर अलग बात है, आगे बढ़िए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? तो यह युद्ध लड़ा गया शेरशाह वर्सेज हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। जीता है शेरशाह, हुमायूं दोनों में दोस्तों हार गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? ठीक है, सिजदा, सिजदा क्या होता था दोस्तों? घुटने के बल बैठ करके बादशाह को नमन करना पड़ता था, और इस कॉन्सेप्ट को किसने समाप्त किया? शुरुआत किया था बलबन ने। ठीक है, बलबन गुलाम वंश का शासक था। बलबन गुलाम वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया है। सबसे पहले गुलाम वंश था, बाद में खिलजी वंश था, बाद में तुगलक वंश आया, बाद में सैयद आया, अंतिम में लोदी आया। इसी लोदी वंश को समाप्त करके मुगल सल्तनत की स्थापना किया गया। यहां समाप्त किया किसने किया दोस्तों? तो याद रखेगा, इसे शाहजहां ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? शाहजहां ने इस दरबारी रिवाज को समाप्त किया। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। आगे देखिए, अगला सवाल दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल है। देखिए, जब रोज आप डेली की क्लास में हर चैप्टर पर ध्यान देंगे ना, उससे क्या होगा, जो चैप्टर हमें आएगा वो भी अच्छे से समझ में आएगा, जो चैप्टर कठिन लगेगा वो भी दोस्तों हम पढ़ पाएंगे। हम डेली इकोनॉमिक्स के सवाल देखेंगे, एग्रीकल्चर के सवाल देखेंगे, पर्यावरण के सवाल देखेंगे, यूपी स्पेशल के सवाल देखेंगे, विविध के सवाल देखेंगे, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है, ये देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ठीक है, कब दोस्तों? अब जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है, यहां पर देखिए बात को समझिएगा। अगर इसकी अध्यक्षता की बात आ जाए दोस्तों, कब? 1920 में देखिए इसकी स्थापना हुआ था। अगर इसकी स्थापना की बात कर ले कि स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में। और इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? स्थापना के समय लाला लाजपत राय जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो बच्चे बस यही याद किए रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सवाल में 1929 दे रहा है, और 1929 में अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, इसलिए बाकी के आंसर की तरफ आपको दिमाग नहीं रखना है, यही आपका सही जवाब है। और भी सवाल बन सकता है, कल को आयोग इससे नया सवाल बना दे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अभी बताया दोस्तों स्थापना 1920 में हुआ है। हो सकता है आपसे डेट भी पूछ दे। ठीक है, तो डेट है दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, 31 अक्टूबर को दोस्तों याद रखेगा क्या बनाया जाता है दोस्तों? हमारे देश में एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन जयंती पड़ती है किसकी? वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पड़ती है। ठीक है, जिन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया था और भारतीय संघ का निर्माण करने में अपना अहम योगदान दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे कौन दोस्तों? इसकी स्थापना किए थे, संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना किया था। यह भी आप याद रखेंगे, भी शानदार सवाल है। ठीक है, एक मिनट
यहां पर दोस्तों लाला लाजपत राय दोस्तों अध्यक्ष थे। एक मिनट, अध्यक्ष इसके लाला लाजपत थे। सवाल दोस्तों क्या पूछ रहा, सवाल संस्थापक का पूछ रहा ना। इसके संस्थापक थे दोस्तों NM जोशी। कौन थे दोस्तों? NM जोशी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे शुरू में कहा कि बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अध्यक्ष पूछा है कि संस्थापक पूछा है, ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट हमारे गड़बड़ होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जल्दीबाजी में पता चला बच्चा लाला लाजपत राय करके निकल गया। लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। स्थापना किसने किया था? ये ठीक उसी तरह से जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो पढ़ते हैं एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम ने किया, जिसे हम AO ह्यूम के नाम से जानते हैं। जबकि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तब हम पढ़ते हैं दोस्तों WC बनर्जी ने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। पढ़ते हैं ना दो बातें, उसी तरह से यहां भी है, तो पहले से अलर्ट रहिएगा। अगला सवाल, अब देखिए लिख दिया, यहां पे सवाल ही लिख दिया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब हम बताएंगे दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे दोस्तों NM राय की दे रहा है। NM राय से संबंधित एक प्यारा सा सवाल पूछता है, ट्रांजिशन इन इंडिया, एक बुक है दोस्तों इनकी, जिस बुक का नाम है ट्रांजिशन इन इंडिया। पूछता सवाल कि ट्रांजिशन इन इंडिया किताब के लेखक कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है MN राय। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। SA दांगे का नाम सुना है आप लोगों ने? भाई एक एक लाइन लोगों के बारे में दे दिया जाए, एग्जामिनर के दिमाग में क्या आया कि यहां पर ऐसे दांगे का नाम रख दिया। ऐसे दांगे दोस्तों संस्थापक सदस्य थे भाकपा के। किससे दोस्तों? भाकपा। सर ये भाकपा क्या है? भाकपा कहा जाता है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। भाकपा कहा जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। यहां भी दो सवाल है, ये इसके दोस्तों संस्थापक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। क्या थे दोस्तों? संस्थापक सदस्य थे। एक सवाल आता है कि भाकपा की स्थापना कब हुआ है, तो हम पढ़ते दोस्तों भाकपा की स्थापना 1920-21 के दौरान ताशकंद में हुआ था। ये ताशकंद कहां है दोस्तों? ये पड़ता उज्बेकिस्तान में, वहां पर इसकी स्थापना हुआ था। ये हम लोग पढ़ते हैं कब दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात करें तो 1920 ही लिखिए, ठीक है। 1920 में ताशकंद में हुआ था। फिर दोस्तों कई किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 1925 में इसकी स्थापना कानपुर में हुआ, ठीक है। तो याद रखेगा, ये दोनों चीजें आप याद रखिए, परीक्षा में क्या दे रहा है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल यहां पे और इंपॉर्टेंट है, जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, याद रखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों भाकपा का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त हो गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या हो गया दोस्तों? ये दर्जा समाप्त हो गया है अभी हाल ही में, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल हो सकता है, कल को यही सवाल पूछ दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सवाल का जुड़ाव है। आप जब एक चीजों को दूसरे से कनेक्ट करेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे। आपको यहां लेबल भी समझ में आ रहा होगा कि नहीं, हम मेंस परीक्षा के सवाल को देख रहे हैं तो किस प्रकार का इसका लेबल होता है। आपने बहुत जगह पे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर रखा होगा, आप कंपेयर करिएगा जरा, क्या इस तरह से चीजों को पढ़ाया जाता है? अगर नहीं पढ़ाया जाता तो कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट रही हैं जो आपसे ओझल हो रही हैं। शायद इसी वजह से एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, शायद इसी वजह से आपका मान लो प्री निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस के लिए अच्छी तैयारी चाहिए। जब तक आप इस तरह से चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तैयारी बेहतर नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित है। पढ़िए क्या सवाल लिख रहा है। लिख रहा है 1974 में, कब लिख रहा है दोस्तों? 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ। होता क्या है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करता है, बच्चे के दिमाग में वो कृषि विश्वविद्यालय चलने लगता है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित, दिमाग चला गया वहां पे। अब यहां पे दोस्तों ये चीजें आपके लिए नई हो जाती हैं, समझ में नहीं आता कि सर यहां तो सारे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। होता है ऐसा, ठीक है। याद रखेंगे, ये प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो बना था दोस्तों, ये बना था पांडिचेरी में। कहां बना था दोस्तों? पांडिचेरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अब इसे पुदुचेरी कहा जाता है। तो पुदुचेरी में दोस्तों 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अभी जो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तब आप बताएंगे दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था। इसका नाम क्या दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। एक सवाल यह भी आता है कि स्थित कहां पर है, तो याद रखेगा स्थित है पंतनगर में। कहां पर स्थित है? पंतनगर में। पंतनगर कहां है दोस्तों? पंतनगर आपके उत्तराखंड में, ठीक है। पंतनगर उत्तराखंड में यह स्थित है, इसको भी याद रखेगा। और क्या क्या सवाल बन सकता है, देखिए लिख रहा है PGI मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहां पे बना हुआ है, तो रिसर्च सेंटर दोस्तों चंडीगढ़ में है। कहां पर है? हालांकि
पीजीआई नाम से कई सारे रिसर्च सेंटर है, तो याद रखिएगा। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र से नीरी कहते हैं दोस्तों। ये नीरी कहां पर दोस्तों, ये नीरी आपके नागपुर में स्थित है। कहां स्थित है, नागपुर में स्थित है। एक नया सवाल लिखिए, ये हैदराबाद से संबंधित एक नया सवाल लिखिए। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है हैदराबाद में। अभी इसके विस्तार करने की बात की गई, इसके लिए फंड रेज किया गया, ठीक है। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारा पैसा दिया ताकि इस पर काम हो सके, ठीक है। और भारत सरकार दोस्तों मोटा अनाज को प्रमोट भी कर रही है, तो कल कोई सवाल बन सकता है आपके परीक्षा में, आप पहले से तैयारी से पढ़ करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का सवाल हो गया। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पढ़ते हैं। ये भी देखिए मेंस 2021 का सवाल है। लेकिन आप पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। ये ग्वादर बंदरगाह कहां पर है, ये बलूचिस्तान में है कि खैबर पख्तूनवा में है या पंजाब में है या सिंध में है। देखिए पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का क्षेत्र दोस्तों उत्तर में है, और सिंध की बात करेंगे तो सिंध वाला क्षेत्र भी उत्तर में। तो उत्तर में समुद्र तो है नहीं, क्योंकि अगर आप बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह तो समुद्र के किनारे होगा, और यहां पर समुद्र का किनारा दोस्तों कौन सा है, तो अरब सागर है। कौन सा दोस्तों, अरब सागर। तो अरब सागर से टच की बात होती है, तो यहां पर उत्तर है दोस्तों बलूचिस्तान। फिर से देखिए यहां पर जो तुक्का मारने वाले होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है कि जो कठिन टाइप का नाम है वही उत्तर होगा, कुछ ऐसा भी तुक्का हो जाता है कभी कभी। इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आप विधिवत ढंग से नहीं पढ़े होंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, इसको आप याद रखेंगे। बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, आज मान लीजिए ग्वादर बंदरगाह पूछा है, कल उसको आपसे चाबहार बंदरगाह पूछ सकता है कि बताइए चाबहार बंदरगाह कहां पर है। तो चाबहार बंदरगाह दोस्तों गलती से यहां लोग अफगानिस्तान बोल देते हैं, जबकि अफगानिस्तान इस अरब सागर को छूता ही नहीं है। जब अफगानिस्तान अरब सागर की सीमा को नहीं छूता है तो वहां बंदरगाह कैसे होगा। यानी ये हमारा गलत जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों के दिमाग में अफगानिस्तान है उनका उत्तर गलत हो जाएगा। यहां उत्तर होना चाहिए दोस्तों ईरान। जी हां दोस्तों, ईरान में याद रखेगा। चाबहार बंदरगाह दोस्तों ईरान में है, और ये अरब सागर के किनारे नहीं दोस्तों, ये ओमान की खाड़ी के निकट है, ठीक है। ओमान की खाड़ी के निकट स्थित है दोस्तों। भारत ने ईरान के साथ यहां पर कई सारे समझौता भी कर रखा है, तो इस चाबहार बंदरगाह के लिए भारत फंडिंग भी करता है, ठीक है, उसे डेवलप करने के लिए पैसे भी देता है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और है, श्रीलंका के किस बंदरगाह को अभी हाल ही में चीन ने लीज पर ले लिया। भाई आज हो सकता है ये सवाल बने। ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, चारों तरफ से चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। वो बांग्लादेश में अभी अपने बंदरगाह खरीदा, वो जाके श्रीलंका में बंदरगाह खरीद रहा है, वो पाकिस्तान के साथ संबंध बना रहा है, वो सिल्क रोड पर काम कर रहा है, ताकि चारों तरफ से चीन हमें क्या कर ले, कैप्चर कर ले। तो भारत भी इससे बाहर निकलना चाह रहा है, भारत चीन को कैप्चर करने के लिए प्लान कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर चीन ने बहुत अच्छा संबंध श्रीलंका से बनाया तो वहां पर कौन से बंदरगाह के लिए उसने लीज पर लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे श्रीलंका के किस बंदरगाह को चीन ने कितने वर्षों के लिए दोस्तों, अगले 99 साल के लिए एक साथ लीज पे ले लिया। तो याद रखेगा यहां का एक फेमस बंदरगाह था दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह। क्या नाम था, हम्बनटोटा बंदरगाह। ये कहां पर दोस्तों, श्रीलंका में है। इसे अभी चीन ने क्या कर लिया, 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। भारत ने इस पे जो है आपत्ति भी दर्ज किया था, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा, त्रिंकोमाली बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है। नया सवाल दे दिया, त्रिंकोमाली। ये त्रिंकोमाली बंदरगाह भी दोस्तों आपके श्रीलंका में ही स्थित है। कहां पर है, श्रीलंका में ही स्थित है दोस्तों त्रिंकोमाली बंदरगाह। ये कहां पर स्थित दोस्तों, श्रीलंका में ही स्थित है, ठीक है। इस पर भी चल रहा है। बाकी चिट्टागोंग बंदरगाह कहां स्थित है दोस्तों, तो चिट्टागोंग दोस्तों ये बांग्लादेश का, ये पश्चिम बंगाल लिखने जा रहा था मैं, बांग्लादेश में स्थित है। कहां पर दोस्तों, ये बांग्लादेश में स्थित है। इस पर भी दोस्तों चीन की नजर पड़ी है, ठीक है। तो चिट्टागोंग बंदरगाह, ठीक है। तो भारत के जो पड़ोसी बंदरगाह हैं, ठीक है, वही कब तक आप वही तूतीकोरिन और कोची, कोचिन, विशाखापत्तनम, हल्दिया कब तक पढ़ते रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू, नावा सेवा, ठीक है, कांडला, यही सब पढ़ते रहेंगे। इससे बाहर निकलिए। देखिए आपके परीक्षा में क्या पूछा जाता है। इधर उधर के मैराथन की चिंता छोड़िए। अगर आप यहाँ पे आए हैं और आपको लग रहा है कि नितिन सर की क्लास में आने से हमें फायदा मिल रहा है, कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं अपनी कलम चला सकता हूँ, आप नहीं चलाएंगे। बाद में आप कहेंगे सर आपको कैसे याद रहता है, बादाम खाते हैं। बादाम खाने से नहीं याद रहता है। बादाम खाए वर्षों हो गए, ठीक है, सालों बीत गया, बादाम खाए नहीं खाते हैं, पसंद नहीं है चीजें, ठीक है। तो काजू बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, दिमाग बढ़ता है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। दिमाग बढ़ता है प्रैक्टिस करने से और लिखने से। मैं इसको बना रहा हूं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, मैं किताब पर काम कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो कैसे नहीं याद होगा।
याद तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ लिया हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल। आगे बढ़िए दोस्तों और जनसंख्या नगरीकरण के सवाल देखते हैं। ये जल्दी, इस चैप्टर को जल्दी लोग पढ़ते नहीं, ठीक है। देखिए प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल, आज हम प्री मेंस दोनों कवर कर रहे हैं, तो ये प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या सवाल दे रहा है? कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज किया। बहुत ध्यान से पहले समझिएगा, ठीक है। यहां पे बच्चे दो तरह से सोचते हैं। वो सोचते हैं, देखिए पूछने का सवाल का अंदाजा समझिए, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे कम नगर कहां पर है, आपसे पूछा जा रहा है सबसे कम नगरीकृत जो है कहां पर है, ठीक है। वो भी परसेंटेज में पूछा जा रहा है। परसेंटेज का आंकड़ा हमेशा अलग होता है, प्रतिशत का आंकड़ा हमेशा अलग होता है। दे दिया दोस्तों हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और राजस्थान। अब तुक्का मारने वाली कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं की जमात में पूरी खत्म करने वाला हूं, ठीक है। तुक्का मारने वाले को लगता है कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बस बिहार को पिछड़ा मान करके यहीं पे कर लिया। कुछ ने सोचा तुक्का मारने वाले ने कि उड़ीसा में आदिवासी बहुत रहते हैं, तभी तो वहां से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। तो कुछ ने उड़ीसा कर लिया, दोनों गलत हो गए। कुछ को लगेगा कि राजस्थान तो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहां कहां से नगरीकरण होगा, ठीक है, संभव नहीं है, तो नगरीकरण राजस्थान चूज कर लिया, तब भी गलत। तो जितने तुक्का मारने वाले थे, इनकी खोपड़ी कहां कहां चल सकती है। अगर आप भी ऐसे सोच रहे थे ना, ऐसा सोचा होगा आपने और फिर से गलत हो गया। एक ऑप्शन बच गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। क्या बच गया? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीकृत प्रतिशत वाला राज्य पूछा दोस्तों आपसे, तो कौन सा दोस्तों? याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। अभी क्या पूछ रहा है यहां दोस्तों? ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है, वो भी परसेंटेज में, कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में। अब परसेंटेज लगाए ना, आप विश्वास नहीं करोगे, यहां आंकड़ा चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर बिहार होना चाहिए, गलत। यहां पे सबसे पहले दोस्तों कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों कौन आएगा? याद रखेंगे बिहार आएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद जाके बिहार का नंबर आएगा। बिहार के बाद दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा, बिहार के बाद असम आता है। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज की बात कर रहे हैं, और असम के बाद जाके उड़ीसा आता है, ठीक है। तो ये सब आंकड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं, मैं उस सवाल का जवाब देता हूं कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर, सबसे ज्यादा गांव में रहने वाले लोग कहां पर है। अब आपका जवाब होगा दोस्तों, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आएगा, नंबर 2 पर कौन आएगा दोस्तों? नंबर 2 पर बिहार आएगा, जहां पर सबसे ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों पश्चिम बंगाल भी आएगा, ठीक है। नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल आएगा, जहां सबसे ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं। और आपको भरोसा नहीं होगा, नंबर 4 पर यहां महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है, महाराष्ट्र भी आता है, इसे भी याद रखिए। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां की है दोस्तों? न्यूनतम, तो याद रखिएगा सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है सिक्किम में। कहां पर दोस्तों? सिक्किम में सबसे कम है, ठीक है। नंबर 2 पर मिजोरम का नाम आता है, ठीक है, मिजोरम का नाम आता है। मिजोरम के बाद जाके गोवा का नाम आता है। जिन्हें नहीं पता होगा, गोवा नंबर 1 पे करते होंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाद में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, ठीक है, अरुणाचल का नाम आता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जब आपसे राज्यों का नाम पूछेगा, तब आप इस तरह से जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान से संबंधित सवाल देखते हैं। ये मेंस परीक्षा 2021 का सवाल है, संविधान वाले, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल आया था। लिखा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहां बताया गया दोस्तों? याद रखेगा अनुच्छेद 108 में बताया गया। किसके बारे में? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। कहा जाता है कि मान लीजिए किसी विधेयक पर या किसी बिल को प्रस्तुत करते समय अगर जो है मतभेद आ रहा है, तो उस समय क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। उस संयुक्त अधिवेशन को बुला करके लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुला करके एक साथ वोटिंग कराई जाती है, यही होता है। और ये अनुच्छेद 108 में बताया गया। तो यहां दे रहा है कि अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया दोस्तों? याद रखेंगे अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। यहां पे एक ऑप्शन दे रहा था दोस्तों, ये 100, ठीक है। ये जो 100 दे रहा है, अनुच्छेद 100 में दोस्तों क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 100 में सदन के कार्य और गणपूर्ति के बारे में बताया गया। सदन के कार्य प्लस गणपूर्ति मतलब क्या होता है दोस्तों? कोरम। और ऐसा नहीं कि केवल इतना ही कहा गया इस अनुच्छेद 100 में कि अगर चाहे सदन में मतदान हो रहा हो, या सदन में किसी भी प्रकार की कोई रिक्ति हो, क्या हो दोस्तों? मतदान हो या रिक्तियां हो, उस रिक्तियों के बावजूद सदन की कार्यवाही चलेगी गणपूर्ति के आधार पर। यह बात दोस्तों बताया गया। और गणपूर्ति की बात करें दोस्तों, तो कोरम के लिए दोस्तों कितनी संख्या जरूरी है? गणपूर्ति जो यहां पर रखा गया है, कोरम माने होता है जैसे आपकी स्कूल में होता था ना कि कम से कम कितने बच्चे आए तो क्लास चलेगा, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, उसी को कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। तो यहां पर रखा गया दोस्तों 1/10। याद रखेंगे, कुल
कुल संख्या का 1/10 क्या होता है दोस्तों, कोरम है। ठीक है, अब जितनी संख्या उसके 1/10 सांसद अगर मौजूद हैं तो सदन की कार्यवाही चलेगी, नहीं तो सदन स्थगित हो जाएगा। अनुच्छेद 112 दोस्तों याद रखेंगे, हमारे संविधान में कहीं बजट वजट के बारे में बात ही नहीं किया गया, बजट शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। अनुच्छेद 112 एक मात्र ऐसा अनुच्छेद है जहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। किसकी बात होती है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, इसी को हम अपने भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें परिभाषा दिया गया धन विधेयक की। किसकी परिभाषा दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों, ये बहुत परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसका निर्णय करता है हमेशा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। उसने बता दिया कि यही अगर धन विधेयक है तो मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वित्त विधेयक की बात नहीं हो रही है, धन विधेयक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इस तरह के सवाल आते हैं, अगर इस अकूट वाले सवाल देखिए भर भर के आते हैं आपकी परीक्षा में, इसलिए अलर्ट रहिए, इस तरह के सवाल पढ़िए। वन लाइनर का जमाना गया, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, अगला भौतिक विज्ञान से संबंधित सवाल दे रहा है, लिख रहा रिंगलमैन स्केल। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में किया जाता है। पढ़ोगे तो लगेगा सर बहुत पढ़े थे, मार पूरा यंत्र पढ़ डाले, अब यही नहीं पढ़े थे, यही पूछ दिया परीक्षा में। ठीक है, रिंगलमैन स्केल। ठीक है, आपके सामने दे रहा है कोहरा को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए, प्रदूषित जल को मापने के लिए, धुआं को। तो याद रखिएगा, रिंगलमैन स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों, धुआं का मापन किया जाता है। आइए कुछ नई चीजें बताता हूं। रिंगलमैन स्केल चलो अभी तो पढ़ लिया कि रिंगलमैन स्केल से क्या मापते दोस्तों, तो याद रखिएगा धुएं का मापन किया जाता है कि धुएं का घनत्व, सीधे सीधे अगर लिखिए तो धुआं का घनत्व यानी धुआं की डेंसिटी मापी जाती है। उसी तरह से पूछता है परीक्षा में फैदोमीटर। फैदोमीटर से याद रखिएगा समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। उसी तरह से मैनोमीटर से क्या माना जाता है दोस्तों, गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, गैसों का दाब। हाइड्रो दोस्तों जल को कहते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल, और जल का मतलब हो गया सीधे सीधे जल का घनत्व। ठीक है, जल का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या माना जाता है दोस्तों, तो वायुमंडलीय आर्द्रता को, वायुमंडलीय आर्द्रता किसको मापा जाता है दोस्तों, आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और लिखेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रदूषित जल का मापन किससे, प्रदूषित जल में क्या चेक किया जाता है, बीओडी की मात्रा चेक की जाती है। ठीक है, कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है उसके हिसाब से जल को प्रदूषित बताया जाता है। ठीक है, चलिए खैर अलग है, ये सारी चीजें दोस्तों आता है परीक्षा में, इसलिए पहले से। ठीक है, जैसे ध्वनि का मापन दोस्तों ऑडियोमीटर से होता है। किससे होता है दोस्तों, ऑडियोमीटर एक यंत्र होता है, उससे ध्वनि का मापन होता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। फिलहाल जो सही उत्तर है वो आपको बता दिया गया। ये भौतिक विज्ञान से संबंधित मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, मेंस 2021 में दोस्तों आपके बायोलॉजी से पूछा गया सवाल है। यहां पर सूची सुमेलित करना है, यहां भी कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। सर क्या कंफ्यूजन खड़ा, जो आसान है पहले वो मैच करा लेते हैं। आपको पता दोस्तों हार्मोन कौन सा होता है, तो मनुष्यों में दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, ये ठीक है। एंजाइम दोस्तों कौन सा है, तो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, ये दो पता है। कहानी तब खराब हो गई जब एक कैरोटीन और केरोटीन दे दिया, बच्चा परेशान। ठीक है, सर क्या करें, कैरोटीन केरोटीन का क्या करें, चलो पहले इसको मिला लो, बी का 1 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए। तो बी का 1 और सी का 4 दोस्तों कहां पे दिया, देखिए बी का 1 तो दिया, लेकिन सी का 4 भी दिया यहां पे। ठीक है, दिया यहां पे, यही दिख गया हमको पहले ही। यहां पे देखिए सी का 4 नहीं दिया है, बी का 1 दिया है। यहां तो बी का 1 सी का 4 दोनों नहीं दिया है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों दोनों गलत हो गए। ठीक है, दोनों गलत हो गए, तो जो सही बचा ऑप्शन नंबर डी मिल गया। अब देख लेते हैं यहां से, कह रहा विटामिन के लिए दोस्तों कैरोटीन होता है और प्रोटीन के लिए केरोटीन होता है। तब भी बच्चा परेशान, सर हमने तो केरोटीन को हमेशा प्रोटीन ही पढ़ा था, हमने तो कभी विटामिन पढ़ा ही नहीं। चलिए नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए तो यहां से पहले एक बार लिख देते हैं हम लोग, पहले सिंपल से लिख देते हैं फिर बताता हूं। तो विटामिन में क्या लिखेंगे दोस्तों, कैरोटीन लिखते हैं। अब पहले रुकिए, कैरोटीन का मैं इतिहास बता ही देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा विटामिन ए के बारे में, आपने सुना होगा विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को हम कहते हैं दोस्तों रेटिनॉल। क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों रेटिनॉल।
और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों विटामिन ए की कमी से, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नामक रोग होता है। पता नहीं आपने मेरी बायोलॉजी की क्लास देखी या नहीं देखी, लेकिन अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत विस्तार से बायोलॉजी पढ़ाया हूं, ठीक है। तो वहां मैंने कहा, अब मैंने पता इसको आज नहीं पढ़ा, मैं तब का पढ़ा है, मुझे तब से याद है। अब होता क्या है, इस आंख में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। यहां रतौंधी की बात कर दिया, यानी आंख की रोशनी की बात कर रहा है। आंख में दोस्तों दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक दोस्तों होता है रॉड सेल, एक होता है दोस्तों कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल होता है, ठीक है, कोन सेल होता है, ठीक है। ये दोनों सेल दोस्तों क्या करते हैं, याद रखेंगे, चीजों को देखने में और उसके कलरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसके कलरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन और वो भी प्रकाश में दोस्तों आपको दिखाई देगा, अंधेरे में आप रंग नहीं बता सकते। नहीं भरोसा हो तो कमरे का सारा लाइट ऑफ कर देना और कोई भी रंग आप पहचान के बताना, कोई भी रंग आप पहचान नहीं सकते, कोई भी रंग आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है। अब यहां मामला क्या होता है, हमारी आंख में दोस्तों यहां बीटा कैरोटीन पाई जाती है, बीटा कैरोटीन पाई जाती है। ये जो बीटा कैरोटीन होता है, यही दोस्तों आंखों को रंगीन बनाने के लिए मतलब चीजों को रंगीन रूप में देखने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये नहीं है तो फिर रात में आपको दिखेगा नहीं, रात में दिखना ही बंद हो जाएगा, और उसी को हम कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को रतौंधी कहते हैं। इसलिए दोस्तों कैरोटीन का संबंध यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम, एंजाइम दोस्तों कौन सा है, तो एंजाइम है यहां पर पेप्सिन नाम का एंजाइम है। पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है। हार्मोन में दोस्तों कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन। क्या है दोस्तों? यहां हार्मोन हो जाएगा। और जो प्रोटीन दे रहा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केरोटीन नाम का प्रोटीन, ठीक है। केरोना, ये जो प्रोटीन है दोस्तों, केरोटीन नाम का प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो याद रखेगा, ये पाया जाता है नाखून में, ये पाया जाता है जानवरों के खुर में, ये पाया जाता है दोस्तों बाल में। जब आपके बाल वगैरह झड़ते हैं ना, उसके लिए भी दोस्तों ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होगा तो ठीक है, नहीं तो ये शरीर में प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। हमारे बाल, दाढ़ी, मूंछ, रोएं, नाखून, पैर के नाखून, हाथ के नाखून, जानवरों के खुर, यहां दोस्तों यही सभी पाए जाते हैं। तो इनको भी याद रखेंगे। मजा आ रहा पढ़ के कि बस ऐसे ही चल रही क्लास, ठीक है। वैसे मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत होता है, ठीक है। इतना मेहनत से काम करते हैं अपनी किताबों पर, अपने कोर्सेज पर, अपने चैनल पर, लेकिन जो मिलना चाहिए व्यूज वो नहीं मिलता है। क्या है ना कि बाजार एक दिखावा वाला हो गया, ठीक है। तो दुनिया दिखावा पे चल रही है, ठीक है। लोग प्रचार प्रसार पे पैसे खर्च करें, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता वो सब काम करने का, ठीक है। मेरे मन में होता है कि ईमानदारी से अपना काम करते जाओ, जो होना होगा सब हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। खैर आइए मुद्दे की बात करते हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों ये किताबें लॉन्च की गई आपकी समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। ज्यादा नहीं कहना है, बहुत बार बता दिया हूं। इन किताबों को लीजिए, जीएस की किताब और हिंदी की किताब। प्रैक्टिस सेट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज दोस्तों अवेलेबल हो रही है बहुत जल्द, अगले कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज आ जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आप यहां से डायरेक्ट किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा भैया, इकोनॉमिक्स है। आइए पढ़ते हैं। लिख रहा वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो सही कथन वो बताना है। लिख रहा यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। क्या लिखा है, यह वाणिज्य जो है व्यवसाय का क्षेत्र है, बिल्कुल है। यह विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज, यानी किसी चीज के बदले में कोई लेन देन। भाई व्यापार क्या है, लेन देन है, ठीक है। तो लेन देन, ठीक है। सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करता है वाणिज्य, बिल्कुल सही। पहला कथन तो सत्य है। पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा लिखा है यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से भी संबंधित है, यह भी सही है। तो यहां पर दोनों पॉइंट दोस्तों सही है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मान लीजिए ये किताब की बात करते हैं। अब इस किताब का जो लेन देन हम आप करने वाले हैं, यही विनिमय है, यही वाणिज्य है। यही क्या है, वाणिज्य है। और इससे संबंधित ये उपभोक्ताओं तक इस उत्पाद को पहुंचाने से संबंधित जो कारक काम करते हैं वो भी दोस्तों इसी संबंधित है, ठीक है। अब सवाल यहां अलग कारकों से कैसे बनता हो समझिए। लिख रहा दो या दो से अधिक पक्षों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं वाणिज्य। क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। व्यापार में आने वाली बाधा कौन सी है, सबसे पहली बाधा तो दोस्तों पूंजी की बाधा है, ठीक है, कि ये किताब छपेगी कैसे, ठीक है, पूंजी की बाधा है। अगर किसी ने पूंजी दे भी दिया तो दोस्तों अब भूमि की बाधा है, किसके लिए दोस्तों, जो मशीन, जो ऑफिस, जो चीजें बनाई जाए वो कहां बनेंगी, तो लैंड की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर बाधा है दोस्तों तो लेबर की बाधा है, किसकी बात है दोस्तों, लेबर की, ठीक है, यानी काम करने वाले लोगों की भी जरूरत होगी। इसके बाद अगर किसी तरह की बाधा है दोस्तों तो यहां पर उद्यमी की बाधा है, ठीक है, कोई पैसा लगाने वाला हो उसकी बाधा है। यहां पे दोस्तों समय की बाधा हो सकती है,
यहां पर समय की बाधा हो सकती है, यहां पर बाजार की बाधा हो सकती है, यहां पर बैंकिंग की बाधा हो सकती है। तमाम ऐसे बाधाओं में हजार तरह की बाधाएं हैं, ठीक है। व्यापार में आने वाली ये सारी क्या हैं, बाधाएं हैं, ठीक है। इन सबको दूर करेंगे तब बिजनेस स्टेबल होता है, ऐसे थोड़े हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। इकोनॉमिक जिससे आप डरते हैं ना, एक्चुअली वहां इतने कठिन सवाल आते नहीं, आप जब डेली पढ़ेंगे तो आपके मन से डर निकल जाएगा। चलिए मेंस 2021 का ही सवाल देखिए, इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल दे रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव डीजल पौधा है, ठीक है। जैव डीजल पौधा, या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोडीजल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं बायोडीजल प्लांट। क्या कहते हैं दोस्तों, बायोडीजल प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो बायोडीजल प्लांट कौन सा दोस्तों, हमने रट रखा है कि सर जेट्रोफा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, जेट्रोफा। जेट्रोफा का दूसरा नाम दोस्तों रतन जोत। क्या नाम दोस्तों, रतन जोत। यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं तो अगर ऑप्शन दे देता यूकेलिप्टस ना, बहुत सारे परेशान होकर बच्चे जल्दीबाजी में यूकेलिप्टस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यूकेलिप्टस कर देते हैं। यूकेलिप्टस को दोस्तों पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये यूकेलिप्टस क्या करता है ना, ये आसपास की भूमि को बंजर बना देता है। ये क्या करता है दोस्तों, यह भूमि को बंजर बनाता है, इसीलिए दोस्तों भूमि अनुपजाऊ हो जाएगा, इसीलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। तो यहां से इसका कोई संबंध नहीं। फिलहाल ये जो गुग्गुल, रोसा घास, जावा घास दे रहा है, ये आपको परेशान करने के लिए दे रहा है। मैं कुछ ऐसा सवाल बताता हूं जो आपने आज तक सुना ही नहीं हो, ठीक है। कुछ ऐसे डिस्कशन करते हैं। लिख रहा है दोस्तों जेट्रोफा का अन्य नाम क्या है, तो जेट्रोफा का जो सबसे कॉमन नाम है दोस्तों, वो नाम है दोस्तों रतन जोत। क्या नाम दोस्तों, रतन जोत, ये सबसे कॉमन नाम है। इसके अलावा दोस्तों जो आप नहीं जानते, इसका नाम है जेट्रोफा कारकस। इसका पूरा नाम क्या होता है, जेट्रोफा कारकस। ये भी किसका नाम दोस्तों, परीक्षा में जेट्रोफा कारकस दे दे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। या इसका एक और नाम लिख रहा हूं मैं, मिथाइल ईस्टर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मिथाइल ईस्टर भी कहते हैं। या फिर जो आप यहां पे लिखे हैं बायोडीजल प्लांट, क्या कहते हैं दोस्तों, बायोडीजल प्लांट, ठीक है, बायोडीजल प्लांट, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना, वो तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो जेट्रोफा याद रखना, दूसरा रतन जोत याद रखना, तीसरा मिथाइल ईस्टर याद रखना, चौथे नंबर पे जेट्रोफा कारकस याद रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया है उसके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि बायोडीजल के लिए मलेशिया में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में और भारत में किसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, हमने पढ़ा भारत में जेट्रोफा का यूज करते हैं, ठीक है। बायोडीजल के लिए भारत में किसका यूज करते हैं, जेट्रोफा का यूज करते हैं। सर ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दोस्तों अगर यहां पे सवाल आ जाए कि बताइए मलेशिया में किसको यूज किया जाता है, तो मलेशिया में याद रखेंगे बायोडीजल के रूप में ताड़ के पेड़ का यूज होता है। किसका यूज होता है दोस्तों, ताड़ का यूज किया जाता है, भरोसा ही नहीं होगा। उसी तरह से अमेरिका में सोयाबीन का यूज होता है। अमेरिका में किसका यूज होता है दोस्तों, सोयाबीन का। सर विश्वास मानिए, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि सोयाबीन के पौधे से भी बायोडीजल प्लांट उसको भी कहा जाता है और ये बनाता होगा, हमें नहीं पता था। बट ये है जो हकीकत है, मैं वो समझा रहा हूं। इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, जिसको ईयू कहते हैं, यूरोपियन यूनियन, वो तो सूरजमुखी के तेल का यूज करता है, ठीक है। किसका यूज करता है, वो सूरज तेल का नहीं, वो सूरजमुखी का यूज करता है। किसका यूज करता है, सूरजमुखी का। हम अपने भारत में रतन जोत का यूज करते हैं ना, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें अगर आप नहीं जानेंगे, क्या पता कल आपके यही सामने प्रश्न बन जाए। अब आपको लग रहा होगा कि वाकई सर ये सर जो आपने लिखा नहीं, ये जबरदस्त है। इसी को तो लिखने में 8 महीना चला गया। 8 महीने से किताब लिख रहा था। आरो यारो जो जीएस की किताब है, यहां 3 पॉइंट है ना, जगह नहीं है। मैंने अपनी किताब में 5-5, 6-6, 7-7 पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि देखता हूं एग्जामिनर क्या सोचता है। मैं उसकी सोच से दोस्तों प्रश्न से प्रश्न बना रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं 12,000 सवाल इस किताब में दिए गए। अभी भी आपको नहीं ऑर्डर करना है, ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो फायदा आपका रहेगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों, राजस्थान ने सबसे पहले जैव ईंधन नीति लागू किया था। एक सवाल यह भी आ सकता है कि इसने कब लागू किया, तो याद रखें 2018 में लागू किया। सर सही बताया ना, क्लास पढ़ के पेट भर गया, सच बताएं, ठीक है। मेरा लिख करके पेट भर गया, आपका पढ़ करके पेट भर गया। मजा आता है यार। देखो जब तक मतलब काम न किया जाए ना, तब तक सच बताएं नहीं लगता है कि यार कुछ हो रहा है, ठीक है। जब पढ़ाने से, जब जिस दिन जान लो टीचर को खुद लगे कि मैंने मेहनत किया है, ठीक है, बच्चों को अपने आप लगने लगेगा। अब मैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं, बस बच्चों को लगे, ठीक है, आप ही को लगेगा जो लगेगा। आगे बढ़िए। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। प्री 2021 में सब्जेक्ट क्या दोस्तों, एग्रीकल्चर। लिख रहा पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य से पूर्ति से किया जाता है, गूटी लगाने का काम, ठीक है। पौधों में गूटी लगाने का काम क्या
कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता नहीं, कीट नियंत्रण के लिए दोस्तों वहां छिड़काव किया जाता है, रासायनिक खादों का, पदार्थों का, लिक्विड का, तमाम चीजों का छिड़काव होता है, वो किया जाता है। गूटी लगाने का काम दोस्तों ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है, कहीं कलम मेथड होता है, कहीं गूटी मेथड होता है, अरे अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे धान की रोपाई की जाती है, धान का पौधा होता है सीधे रोपा जाता है, जबकि गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं छींटा जाता है। ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप कलम उसका ले लो, गुलाब ले लो, गुलाब के डंठल को, अगर मान लीजिए गुलाब का कोई पौधा ऐसे उसको क्रॉस में कट कर लो, कट करके उसे किसी दूसरे गमले में डाल दो, वहीं उग जाएगा। हर पेड़ के साथ ऐसा नहीं होता ना, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो बीजों के अंकुरण के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण के लिए नहीं। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल दे रहा दोस्तों, पौधों में हरिमहीनता रोग किससे होता है? मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा, मैंने देखा कि आगे आप पढ़ेंगे इस तरह के सवाल खूब सारे मिलते हैं। तो हरिमहीनता रोग के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला जिम्मेदार दोस्तों आयरन। कौन जिम्मेदार दोस्तों? पहला जिम्मेदार है आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 26। आय हाय सर, इसी में केमिस्ट्री डाल दिया आपने, तड़का लगा दिया। चलिए, पहला जिम्मेदार होता है आयरन। दूसरा जिम्मेदार होता है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या लगा, नहीं याद होगा क्या? बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। ऐसे पढ़ते आएंगे तो आपको मिलेगा Mg। Mg बोलते हैं दोस्तों मैग्नीशियम को, ठीक है। और मैग्नीशियम मिलेगा दोस्तों आपको 12वें नंबर पे। कौन सा मिलेगा? 12वें नंबर पे। ये 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, आयरन जिम्मेदार होता है, नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है और मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है। मुस्कुराते रहो भाई, क्यों इतना टेंशन में आ गए? पढ़ो ध्यान से, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला लिख रहा है पौधों की कौन सी क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है? सर से दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे भाई, जहां आप छोड़ते हो, बहुत आसान सवाल था। बताइए, आप जानते हैं ना कि पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। पौधे ऑक्सीजन कैसे देते हैं? जब तक पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो ऑक्सीजन देंगे नहीं, क्योंकि तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं और ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? वायु शुद्धिकरण कहा जाता है। वही तो वायु को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ना, याद रखेंगे, ठीक है। करा धान के खेत में प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। धान के खेत में दोस्तों कौन सा खरपतवार नाशक प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है दोस्तों 24D। क्या नाम है दोस्तों? 24D नाम है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा, ये भी बढ़िया है। यहां पे कई सारे शैवाल के बारे में पूछता है। धान के खेत में एक स्पेशल शैवाल भी होते हैं, ठीक है, जिसमें नीलहरी शैवाल होता है, ठीक है। एजोला बैक्टर का नाम आता है। आगे की क्लास में जो पढ़ा जाएगा तो एजोला पढ़ा जाएगा, एजोला बैक्टर पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये सब बड़ा स्पेशल चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए, जब आएंगी तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले चैप्टर पे चलिए, मेंस 2016 का सवाल है, ठीक है दोस्तों। कम पढ़ रहा था सवाल, तो यहां पर मेंस 2016 का सवाल आ गया इसमें, ठीक है। साइंस एंड टेक में मेंस 2016 में क्या सवाल आया था ये देख लेते हैं। प्री में नहीं पूछा था, ठीक है। ले रहा दोस्तों कि निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये बताना है। ये सारी चीजें दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है दोस्तों, जो कंप्यूटर है, एक ही करिएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर है इसमें दोस्तों सबसे पहले प्रयोग होता था, याद रखेगा, डायोड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। डायोड का। डायोड के बाद दोस्तों याद रखेंगे यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? डायोड के बाद यहां पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बाद दोस्तों दुनिया में आया आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों एसएसडी की बात करेंगे, ठीक है। आईसी चिप के बाद चीजें बदल गया, एसएसडी तो स्टोरेज के लिए हो जाता है, ठीक है। एसएसडी का संबंध किससे दोस्तों? ये स्टोरेज से है, यहीं पर रोक दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये दोस्तों ये तो इंटीग्रेटेड चिप से संबंधित ये सारे हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ भी रहा है तो हम इसके आधार पर सेट कर सकते हैं कि डायोड को 1 नंबर कर दीजिए, ट्रांजिस्टर को 2 नंबर कर दीजिए और आईसी को 3 नंबर कर दीजिए, एसएसडी को 4 नंबर कर दीजिए। तो क्या उत्तर बनेगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 नहीं दे रहा है, 3 1 4 2 ही तो बनेगा। चलो आओ देखते हैं यहाँ क्या दे रहा है दोस्तों। चलो बता दिया दोस्तों डायोड है। डायोड का दोस्तों वर्ष भी पूछ लिया तो और डिफिकल्ट कर दिया। सबसे पहले दोस्तों डायोड की आविष्कार हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? डायोड का आविष्कार यह हुआ था 1904 में। इसी तरह से दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? यह आविष्कार हुआ था दोस्तों 1941 में। इतने से आपको मतलब है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आईसी का प्रयोग कब होता है भारत में? ये 1958 में प्रयोग हुआ है। और एसएसडी का कब होता है दोस्तों? 1960 में प्रयोग हुआ है। तो दिक्कत क्या आ रहा है यहाँ पे? काहे नहीं बन रहा है भाई? यही तो मैंने बताया, यही तो सीरीज है, कुछ अलग थोड़े हो जाएगा। तो डायोड 1 नंबर पे मतलब 3 होना चाहिए। यहां पे 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं, मतलब स्टार लगाइए और क्या, स्टार लगाइए। कोई भी उत्तर सही नहीं। ये पूछा था ना काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कोई उत्तर नहीं है।
अब पता नहीं आयोग ने क्या सोच करके यहां पे पूछ लिया सवाल, ठीक है, जबकि उत्तर क्या है, सारा गलत मिल रहा है। चलिए, जब गलत है तो गलत है, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है। यह मेंस 2021 का सवाल है। लिख रहा है जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इस समय क्या हुआ था दोस्तों, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये बटा है 2022 में, और कौन सा सही है। लिख रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान पर रखा गया। ये तो दोस्तों सही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था। करा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ। ये दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, और ये पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जीता। आइए कुछ अच्छी बातें करते हैं। लिख रहा है जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को यहां पर घोषित किया गया, तो हम लोग पढ़ ही लिए ना, मुजफ्फरनगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। अगला लिख रहा है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में, याद रखेगा पहला स्थान किसका था दोस्तों, यूपी का था। यहां पर अब दूसरा और तीसरा आपसे पूछ दिया है, तो दूसरा और तीसरा क्रमशः किसका है, दूसरा स्थान दोस्तों राजस्थान का है, और तीसरा स्थान दोस्तों किसका है, तमिलनाडु का है। किसका दोस्तों, तमिलनाडु का इस पुरस्कार में तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार दोस्तों एक कब से बंटना शुरू किया गया था, तो तीसरा था ना, इसे 2018 में शुरू किया गया था। एक सवाल और बताइए दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है। जल शक्ति मंत्रालय जो बना दोस्तों, जल शक्ति मंत्री कौन दोस्तों, याद रखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, शेखावत है। क्या दोस्तों, ये जल शक्ति मंत्री हैं। 2018 में इस मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति पुरस्कार की घोषणा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, मेंस 2021 का सवाल है, विविध से सवाल पूछ रहा है, जो किसी सब्जेक्ट में नहीं आता उसको मैंने विविध में रखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, मतलब कौन सा महान आदमी नहीं था, यह बताना है। लिख रहा है राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर को दोस्तों ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता है, ध्रुपद शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ध्रुपद शैली का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों महान विभूति ही थे, ठीक है। तानसेन दोस्तों, तानसेन का नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। क्या नाम था दोस्तों, रामतनु पांडे, और इनके बारे में भी आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, अकबर के ठीक है, इनके बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा सदारंग अदारंग की बात करें तो इनको याद रखेगा दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये सदारंग अदारंग रहते थे। ये माल गुर्जरी दोस्तों ऐसा ऑप्शन है, क्या बताएं, माल गुर्जरी दोस्तों यहां पे गलत ऑप्शन है। माल गुर्जरी देखिए, ये कोई व्यक्ति नहीं है। माल गुर्जरी दोस्तों ये राग का नाम है, ठीक है, राग का नाम है, आपको केवल परेशान करने के लिए दे दिया, ठीक है। माल गुर्जरी क्या है दोस्तों, राग का नाम है। उस जमाने में राग जो होता था ना, जैसे भोर के समय में अलग राग होता था, दिन के समय में अलग राग होता था, ऐसे होता था। तो हम लोग पढ़ते थे माल गुर्जरी, ऐसे गुर्जर तूड़ी पढ़ते थे, गुर्जर तोड़ी, ठीक है, गुर्जर तोड़ी पढ़ते थे, माल गुर्जरी पढ़ते थे, गुर्जर मंगल पढ़ते थे, ऐसे तमाम तरह के दोस्तों ये सब राग के नाम हुआ करते थे, ये याद रखेंगे, ठीक है। सवाल देखिए, राजा मानसिंह तोमर ने किस गायन शैली का आविष्कार किया, तो याद रखेंगे दोस्तों ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया दोस्तों, इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था, ठीक है। करम मान कुतूहल की रचना किसने की, माल कुतूहल दोस्तों ये संगीत की पहली पुस्तक मानी जाती है, संगीत की पहली लिखित पुस्तक मानी जाती है जो अवेलेबल है दोस्तों। और इसको किसने लिखा है दोस्तों, तो याद रखेगा मान सिंह तोमर ने ही लिखा है। किसने लिखा दोस्तों, मान सिंह तोमर ने ही लिखा है। इस किताब में दोस्तों पहली बार याद रखेंगे 6 प्रकार के रागों की बात की गई। 6 प्रकार के जो विशेष राग होते हैं दोस्तों, इसमें उसके बारे में बताया गया 6 राग, जिसमें राग भैरव वगैरह सुनते होंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता तानसेन का असली नाम क्या था दोस्तों, वो तो मैंने पीछे ही आपको बता दिया। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था दोस्तों, रामतनु पांडे। अच्छा, आज इनका असली नाम पूछा है, कल आपसे पूछ ले सदारंग का असली नाम, ठीक है, क्या पूछ सकता है कि बताइए सदारंग का असली नाम क्या था। सदारंग का नाम था दोस्तों नियामत। क्या था दोस्तों, नियामत, ठीक है, नियामत, ठीक है, नियामत याद रहेगा आपको। इनका नाम था नियामत खां, ठीक है। इसी तरह से अब अगला नाम दिया, उसमें दोनों भाई थे, पिता पुत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर सदारंग आदारंग। आदारंग का नाम क्या था दोस्तों, फिरोज खां था। आदारंग का नाम क्या था, इसका नाम था फिरोज खां, ठीक है, फिरोज खां नाम था। जैसे रामतनु पांडे का पूछ दिया ना, ठीक है, तानसेन का, वैसे इनके बारे में भी पूछ सकता है। भाई परीक्षा ही तो है, एग्जामिनर को क्या बनाना है, सवाल देख सकता है, कैसे भी सवाल बना सकता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की क्लास अच्छी लग रही हो तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं दोस्तों, जब आप हमारी किताब खरीदेंगे ना, तो उसमें केवल यही 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे,
उसमें 3 की बजाय 5, 6, 7, 8 ऑप्शन मिलेंगे। आप लेके देखिए, आपको बेहतर किताब चाहिए ना। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि हमारी किताब में जैसे हिंदी है तो संपूर्ण हिंदी है, जीएस है तो संपूर्ण जीएस, ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं 14-15 चैप्टर, ये सारा कुछ है। आपको अलग से कोई पूर्वालोकन टाइप का अलग अलग विषय नहीं खरीदना कि नहीं हम 5, 6, 7 बेचेंगे तब आपका पूरा होगा। एक किताब काफी है, एक किताब लीजिए, उसी में सारा कुछ हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों इस किताब को, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे विषय जब मैं पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स से, पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, ये कॉपी पे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगा, इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हैं। किताब खरीदेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहा है तो कोर्स भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दोस्तों बहुत जल्द लॉन्च होने वाला, उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए या चेक करते रहिए, हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेशन दोस्तों आज का समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दिल से अगर आपको अच्छा लगे तो ईमानदारी से दोस्तों एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि नहीं सर आपका मेहनत अच्छा है, आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर पॉसिबल हो तो। तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तमाम तरह के टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करिए ताकि लोग देखें इन वीडियो को। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।